सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 56 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। जसपाल फ्रेश होकर कार में आ बैठा। उसके साथ पहलू में हरप्रीत थी। अनुजीत पहले ही निकल चुका था। उनका रुख रसूलपुर कलां की जानिब था। तमाम रास्ते हरप्रीत कौर खामोश रही। जैसे ही वो रसूलपुर कलां के करीब पहुंचे तब उसके लब वाह हुए। वहां सरदार वीर सिंह है। इस वक्त खालसा जत्था उसी के हाथ में है। यही वो बंदा है जो बहुत अरसे से तुम्हारे साथ मिलना चाहता है। बहुत ठंडा और तंजीमी बंदा है। बहुत सेवा की है उसने धर्म की। चल देखते हैं, जसपाल ने कहा और सामने सड़क पर देखने लगा। गांव में वो सबसे बड़ी पीले रंग की हवेली थी। हवेली के सामने काफी सारी जमीन खाली थी। वहां एक तरफ काफी सारे लोग चारपाइयां डालकर बैठे हुए गपशप कर रहे थे। आम आदमी के लिए वो गपशप थी, लेकिन जसपाल समझ गया था कि वो सब सिक्योरिटी के लिए बैठे थे। उनके देखने का अंदाज ही ऐसा था। उन्होंने कार पोर्च में ले जाकर रोकी तो सरदार वीर सिंह बड़े दरवाजे से बाहर आ गया। वो अधेड़ उम्र, लंबे कद और भारी जुस्से वाला ग्रांडेल शख्स था। उसने गहरे नीले रंग की शलवार कमीज और जाफरानी पगड़ी बांधी हुई थी। उसे इत्तला मिल चुकी थी कि मेहमान आ गए हैं। सत श्री अकाल सरदार जसपाल सिंह जी। जी आया नू। उसने दोनों बाजू फैलाकर उसका इस्तकबाल किया और फिर उसे गले लगा लिया। सत श्री अकाल सरदार वीर सिंह जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आओ तशरीफ ले आओ, वीर सिंह ने कहा और फिर हरप्रीत के सर पर हाथ फेरते हुए उसे दुआएं देने लगा। वो तीनों आगे पीछे ड्राइंग रूम में जा पहुंचे। वहां दो नौजवान मजीद बैठे थे। वीर सिंह ने बैठते ही उनका तारुफ करवाया। ये दोनों मेरे सगे बेटे तो नहीं, लेकिन इन्होंने बेटों से बढ़कर सेवा की है। सरदार जोगिंदर सिंह और सरदार सरिंदर सिंह, ये दोनों खालसा जत्था के सुरखैल हैं। उसने कहा तो दोनों ने हाथ जोड़कर उसे फतह बुलाई। तब वो संजीदगी से बोला, सरदार जी, हरप्रीत ने मुझे पहले भी कहा था कि मैं आपसे मिल लूं, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मिलना चाहता था। और सच पूछें तो मेरा यहाँ रहने का इरादा ही नहीं था। मैंने जिनसे इंतकाम लेना था वो ले लिया। अपनी जमीन जायदाद वापस ले ली जिसकी मुझे जरूरत नहीं। इससे ज्यादा मेरे पास कनाडा में है। मतलब मुझे कोई मुआशी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अब यहाँ रहना चाहता हूँ। अपने धर्म की सेवा करना चाहता हूँ, जैसी भी हो सके। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूँ। पुत्र, जो तेरे साथ बीती है ना, यहाँ के हर घर के साथ वो ही बीती है। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई बहन जिंदा जला दिए गए। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी यह मुल्क हमारे लिए अजनबी है। अब हर सिख ये सोच रहा है कि हम 47 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं। 84 में हमें ये पूरी तरह जिता दिया गया कि हम इस मुल्क में गुलाम हैं। पहले अंग्रेज़ों के, अब हिंदुओं के। अब ये नई बात नहीं है। ये रोना तो अब तक चलता आया है। लेकिन खौफनाक बात सिख पंथ के लिए ये है कि हम अपनी आइंदा नस्लों को क्या देकर जा रहे हैं। गुलामी का खौफनाक एहसास, शर्मनाक इतिहास। सरदार वीर सिंह ने रोहांसा होते हुए कहा। ये कहानियां मैंने बहुत सुन ली, अब आगे की देखें। क्या करना है हमें, क्या करना होगा हमें? जसपाल ने मतानत से पूछा। खालिस्तान, यही हमारी मंजिल है। अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाए तो कम से कम अपनी नस्लों को ये जद्दोजहद तो देकर जा सकते हैं। किसी कामयाबी की कोई बुनियाद तो हो जिस पर हमारी नस्लें फख्र कर सकें। सरदार वीर सिंह ने जोश भरे लहजे में कहा तो जोगिंदर सिंह बोला, हमारे बंदे टाडा के तहत अंदर हैं। कोई कहीं पर कत्ल हो जाता है, सबसे पहले हमारे बंदों से तफ्तीश शुरू होती है। कोई वारदात भी हो। दुनिया बहुत आगे निकल गई है सरदार जी। अब जंग सिर्फ गोली चलाने से नहीं जीती जा सकती। लोगों को जहनी तौर पर तैयार करना होगा। इसके लिए बड़े मैदान हैं। मैं मानता हूं कि ताकत के बिना कुछ नहीं हो सकता, मगर जितने भी महाज हैं उन पर हमें लड़ना होगा। वो मैदान चाहे मीडिया का है, तालीम का, लोगों को शऊर देने का। उन्हें यह बताना होगा कि आज़ादी उनका हक है। जसपाल ने संजीदगी से कहा तो सरदार वीर सिंह बोला, मेरी तो उम्र गुजर गई पुत्र। अब जो करना है तुम ही लोगों ने करना है। जो तुम लोगों की अकल समझ में आए।
तो फिर आप मुझ पर यकीन रखें, बाकी वाहे गुरु जाने क्या होता है। जसपाल ने हतमी लहजे में कहा। मैं चाहता हूं जत्थे को नया खून मिले, डर और खौफ से निकलकर अपनी बात मनवाने की जुर्रत पैदा हो। वीर सिंह ने कहा तो जसपाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस वक्त जत्थे के मामलात कौन देखता है? ये जोगिंदर सिंह। वीर सिंह ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, ये सरदारी रहे इसी के पास, लेकिन इसका काम किए गए फैसलों पर अमल दरामद करवाना है। ये फैसला कौन करेगा, आप बेहतर समझते हैं, जसपाल ने कहा। मैं तेरी बात समझ गया हूं, ऐसे ही होगा, वीर सिंह ने जोश से कहा। बस तो फिर आप कल ही से धर्म सेवा के लिए उठें। अपने इलाके में जितने भी गुरुद्वारे आते हैं उन पर जाकर माथा टेकें, उनके मसाइल मालूम करें, बाकी हमारा काम है। क्यों जोगिंदर सिंह? जसपाल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जैसे कहो बाई जी, मैं हाजिर हूं, वो मुस्कुराते हुए बोला। आओ प्रसादे चखें, वीर सिंह ने कहा और उठ गया। जसपाल ने अपनी सोच के मुताबिक अमल शुरू कर दिया था। रात गए जब वो एक साथ वापस आए तो ड्राइंग रूम में अनुजीत का पहला सवाल यही था, अब क्या करना होगा? मुझे जत्थे के साथ मुंसलिक दो चार नौजवान मिलवा दो, समझदार हों, जो कि दलेर हों और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों। फिर देखो क्या होता है, जसपाल ने जवाब दिया तो अनुजीत ने कहा, मैं कल ही ऐसे नौजवान तलाश कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ, सुबह मुझे जालंधर जाना होगा। ये कहकर वो अपने कमरे की जाने बढ़ गया। जसपाल अपने कमरे में जाकर इजी हुआ और अभी उसने बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप खोला ही था कि हरप्रीत छोटी सी ट्रे में चाय के दो मग रखे हुए आ गई। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए पूछा, जस्सी, आखिर तुम उन नौजवानों का करना क्या चाहते हो? इस पर जसपाल ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके ऊपर आ गिरी। उसने अपनी नाक हरप्रीत की नाक से रगड़ते हुए कहा, हर वक्त ऐसी बातें ठीक नहीं होती हैं प्रीतो। अब हम हैं और अब हमारी ही बातें होंगी। ये कहकर उसने लैपटॉप एक तरफ रखा और उसके सामने होकर बैठ गया। वो दोनों चाय पीने लगे। वो उसे समझाने लगा कि कल उसने क्या करना है। अगले दिन का सूरज अभी निकला नहीं था। जसपाल ने गाड़ी निकाली तो हरप्रीत भी उसके साथ आ बैठी। वो जालंधर की जानिब चल दिए। जसपाल का संधू से राबता था। वो और उसके साथी मुख्तलिफ जगहों पर ठहरे हुए थे। आधे घंटे के बाद वो उनके पास पहुंच गया। संधू पूरी तरह तैयार बैठा था। उसे देखते ही बोला, यार मैं तेरे कहने पर यहाँ आ तो गया हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ रहने से मैं बहुत जल्द हालात पर काबू पा लूंगा, लेकिन यहाँ फौरी तौर पर पैसा। संधू ने कहा तो जसपाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, पैसा बहुत है, आज ही तुम्हें बहुत ज्यादा रकम मिल जाएगी, इसकी फिक्र छोड़। ये बता, प्रोफेसर के कातिलों का कुछ पता चला? मैंने चंडीगढ़ में मौजूद अपने सारे जराए इस काम पर लगा दिए हैं। जैसे ही पता चलेगा उसके मुताबिक प्लान कर लेंगे। संधू ने काफी हद तक बेबसी से कहा तो जसपाल सोच में पड़ गया। संधू, कहीं तू हौसला तो नहीं छोड़ गया? वो जिस तरह कहते हैं कि हाथी अपने स्थान पर ही भला लगता है, चंडीगढ़ छोड़ के तुम खुद को कमजोर तो नहीं समझ रहे हो? जसपाल ने पूछा तो वो बोला, ऐसा नहीं है यार, उधर काले सफेद सारे धंधे थे, माल भी था और ताकत भी थी। यहाँ तो माहौल समझूंगा तो मामला चलेगा ना, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। चल फिर उठ, तुझे माहौल समझाऊं, जसपाल ने कहा तो वो उठते हुए बोला, वो रोनीत को तो बता दो। रोनीत कौर और प्रोफेसर की बीवी ऊपरी मंजिल पर थीं। जसपाल ने हरप्रीत की तरफ देखा और उनके पास जाने का इशारा किया। वो ऊपर चली गई तो ये बाहर निकल आए। वो अभी कार में बैठे नहीं थे कि रोनीत कौर की कॉल आ गई। ये रोनीत की कॉल, ये कहते हुए उसने फोन कान से लगाया। उधर से चंद अल्फाज ही में बात हुई थी कि संधू का चेहरा तिमतिमा उठा। उसने फोन बंद करते हुए कहा, जसपाल, प्रोफेसर के कातिलों का पता चल गया है, चल जल्दी रोनीत के पास। और वो दोनों तेजी से अंदर जाकर ऊपरी मंजिल पर गए। रोनीत कौर अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी। उसके पास ही गुरलीन कौर और हरप्रीत कौर थीं। उनके आते ही रोनीत ने बताया, इन्हें किसी अंडरवर्ल्ड के बंदे या क्राइम पेशा ने कत्ल नहीं किया, बल्कि कत्ल राह के उन एजेंटों ने किया है जो बाकायदा मुलाजिम नहीं हैं, मगर उनके लिए काम करते हैं। कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं? संधू ने पूछा। ये देखो, ये मेरी एक सहाफ़ी दोस्त की ईमेल है। ये कहकर उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वो कल से मेरे राब्ते में है। रात उसने डांस क्लब में कुछ लोगों को देखा जो बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे और बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे।
उनका झगड़ा वहां की सिक्योरिटी से हो गया। सिक्योरिटी वाले उन्हें बाहर निकालना चाहते थे और ये निकलना नहीं चाहते थे। इस पर सिक्योरिटी वालों ने उन्हें खूब मारा पीटा। क्लब वालों ने पुलिस को बुलवाया ताकि उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही सादा लिबास में दो लोग आए। उन्होंने उन शराबियों को लेकर जाना चाहा। इंतजामिया नहीं मानी। वो उन्हें पुलिस ही के हवाले करना चाहते थे। पुलिस आई तो इंतजामिया ने वो दोनों शराबी उनके हवाले कर दिए। इतना कहकर वो सांस लेने के लिए रुकी तो संधू ने बेसब्री से पूछा, लेकिन इससे प्रोफेसर के कातिलों? बता रही हूं ना, रोनीत ने कहा। ओके ओके, उसने सर हिलाते हुए कहा। इस सारे हंगामे के दौरान मेरी सहाफ़ी दोस्त को ये मामूल से हट कर लगा। उसने तस्वीरें ले लीं और अपने दोस्त सहाफ़ी को बता दिया कि क्लब में क्या गड़बड़ हुई है। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से बात की। पुलिस ऑफिसर साफ मुकर गया कि गिरफ्तारी का ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। क्लब में दो शराबी उधम मचा रहे थे, उन्हें वहीं डांट डपट कर उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। वो अभी वहीं थाने में थे कि उन्हें इत्तला मिली कि वो दोनों शराबी पार हो चुके हैं। उनकी लाशें सड़क पर पड़ी हैं। इस वक्त पुलिस ऑफिसर देखने के लायक था। उसने फौरी रद्द-ए-अमल में फ़ोन किया और ना जाने किसे कहा कि पहले एक बुड्ढे का कत्ल रफा दफा किया, अब इन्हें किस खाते में डालूं? मेरे पास प्रेस बैठा हुआ है, इन्हें क्या जवाब दूं? ये दो तीन फिक्रे ही सारा पोल खोल रहे थे। सहाफ़ी उनके सर हो गई कि अगर वो दोनों शराबी अपने घर चले गए थे तो क्या उन्हें किसने कत्ल कर दिया। रात से ये मामला चल रहा है। लाशें पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने में हैं। अभी सुबह मेरी सहेली को उसके दोस्त ने बताया तो उसने मुझे ये तफसील ईमेल कर दी। और उन दो सादा लिबास फौजियों की तस्वीरें भी हैं, ये देखो। ये कहकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर उन दोनों फौजियों की तस्वीरें दिखाईं जो सादा लिबास में थे। इन फौजियों का सुराग लगाना होगा, संधू ने जेरे लब कहा तो रोनीत बोली, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। वो कैसे? संधू ने पूछा। इसी पुलिस से पता चलेगा और मेरे दूसरे जराए भी तो हैं। आओ इतनी देर में नाश्ता करते हैं। वो उठते हुए बोली। जैसा सुना था वैसा ही पाया। हरप्रीत कौर ने सताइश भरी निगाहों से रोनीत को देखते हुए कहा तो जसपाल हंस दिया, फिर बोला, अभी तो मजीद खुलेगी। ये क्या जसपाल, तारुफ तो करवाओ। वो कदरे हैरत से बोली। यही है वो मेरा हौसला, मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून। जसपाल ने हरप्रीत की तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहा तो हरप्रीत सरशार हो गई। वाओ भाभी, गुरलीन कौर ने कहा और हरप्रीत के गले लग गई। रोनीत कौर भी उसके गले लगी। ये जज्बाती सीन फिर दिखाना, आओ नाश्ता कर लो। संधू ने कहा तो सब बाहर वाले कमरे में चले गए। संधू नाश्ता नहीं कर सका, वो छत पर चला गया। उसने चंडीगढ़ में अपनों से राब्ता करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो सब एक कमरे में जमा थे। उन्हें मालूम हो गया था कि वो फौजी कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं और उनका ताल्लुक किस इदारे से है। ये तस्दीक हो जाने के बाद संधू ने पूछा, बोल जसपाल, अब क्या करना है? मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि यह काम रा का है। असल में उन्होंने हमें यह पैगाम दिया है कि वो जब चाहें हमें मसल कर रख दें। मैंने आते हुए प्रोफेसर को कहा भी था कि वो मोहतात रहें। प्रोफेसर का कत्ल हरनीक सिंह के रद्द अमल में था। और संधू, ये जान लो कि मुंबई में तुम्हें देखा गया होगा, क्योंकि गुरबाज ने सब कुछ बताया है तो उनकी तवज्जो इस तरफ हुई। मुझे लगता है जसपाल का यहाँ आने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर हम भी वहीं रहते तो हम में से कोई जिंदा ना बचता। रोनीत कौर ने सोचते हुए कहा। अब क्या करना है? उसने उलझते हुए पूछा। वही कुछ जो उन्होंने किया, उन्हें वापस लौटा देंगे। कितने लोग लगाए हैं और अब तक की अपडेट क्या है? जसपाल ने पूछा। वो लोग पूरी तरह उनके पीछे हैं, बाकी 4 लोग भी उनके आसपास हैं, संधू ने कहा। उन्हें फौरन हटा लो, वो घेरे में आ जाएंगे। वो बंदे भी गंवा लोगे। मैं बताता हूँ क्या करना है। जसपाल ने तशवीश से कहा, फिर रोनीत की तरफ देखकर पूछा, उनका ऑफिसर कौन है? मतलब उसका राब्ता नंबर कुछ मालूम हुआ? ये दोनों एक ही बंदे को कॉल करते हैं और लगता है कि वो इस वक्त अपने घर में काफी देर से उसका फोन एक ही जगह पड़ा है, हरकत नहीं कर रहा। मैं समझ गया कि क्या करना है, संधू ने कहा और अपने बंदों के साथ राब्ता करने लगा। एकदम से माहौल सख्त हो गया। तभी जसपाल को ख्याल आया, वो फौरन संधू के पास चला गया। अपने लोगों को हटाने के बाद उन्हें कहो फोन जाया कर दें। किसी सूरत में भी फोन ना रखे जाएं, वरना हम यहाँ पकड़े जाएंगे। बल्कि इसके बाद वो शहर ही छोड़ दें। बात संधू की समझ में आ गई। उसने सबको हिदायत दी और फिर बताया, उस ऑफिसर पर 2 बंदे लगा दिए हैं, आधे घंटे में खबर आ जाएगी कि क्या होता है।
انہوں نے وہ آدھا گھنٹہ بہت مشکل سے گزارا۔ ان دو فوجیوں پر جو بندے تھے وہ ہٹ گئے تھے۔ ٹیلی فون بوت سے انہوں نے اشارے میں بات کی تھی اور وہ شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے پکڑے جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اسی دوران ٹی وی پر خبر نشر ہونے لگی کہ محکمہ داخلہ کے ایک اہم آفیسر کو اس کے 4 بندوں کے ساتھ اڑا دیا گیا۔ حملہ آوروں نے اس وقت راکٹ لانچر سے فائر کر دیا تھا جب وہ اپنی سرکاری جیپ میں گھر سے نکلا تھا۔ اس دہشت گردی کے حملے میں دہشت گرد پکڑے نہیں گئے، تاہم فورسز پوری کوشش میں مصروف ہیں کہ وہ پکڑے جائیں۔ شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی ہے۔ لو جی، اپنے پروفیسر صاحب کا تو بدلہ لے لیا ہے، سندھو نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو پروفیسر صاحب کی بیوی بولی، انہوں نے دھرم کی سیوا کا کہا تھا، یوں دہشت گردی کرنے کو نہیں کہا تھا۔ ماں جی، دھرم کی سیوا آزادی سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو بھی چندی گڑھ جائے گا یا انہیں یہاں کی بھنک مل گئی تو انہوں نے ہمیں مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، سندھو نے بتایا۔ بیٹا، وہ راہ ہے، اس کے پیچھے حکومت اور فوج ہے۔ کب تک؟ اس نے کہا۔ جب تک واہے گرو نے چاہا، سندھو نے بڑے حوصلے سے کہا۔ بہت دنوں بعد اس کے چہرے پر سرخی آئی تھی۔ وہ خوش دکھائی دے رہا تھا، تبھی جسپال نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ اسے لمبی رقم دینا چاہتا تھا۔ سندھو اور ابھیت ایک گاڑی میں، جبکہ ہرپریت کور اور رونیت کور جسپال دوسری گاڑی میں آ بیٹھے۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے جلندھر شہر کے اس مصروف بازار میں آ گئے جہاں کی جلیبیاں پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ وہ سبھی اکٹھے ہو کر دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یار، یہ تو سنا تھا کہ پنجاب کے میلے ٹھیلوں میں جٹ جلیبیاں کھایا کرتے تھے، یوں اس طرح تازہ جلیبیاں کھائیں گے تو کیسا لگے گا؟ سندھو نے کہا تو اس پر باتیں کرنے لگے، جبکہ جسپال کی پوری توجہ بازار کے دونوں اطراف میں تھی۔ اچانک اسے دائیں طرف سے 2 اسکوٹر سوار دکھائی دیے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے کے پاس ایک بڑا سارا گتے کا کارٹن تھا۔ وہ دونوں کار کے پاس آ کر یوں رکے جیسے لڑکھڑا گئے ہوں۔ جب وہ سیدھے ہو کر چلے تو وہ کارٹن وہیں 2 گاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جسپال نے دھیمی آواز میں کہا، ابھیت جاؤ کارٹن سنبھالو۔ یہ سنتے ہی وہ سکون سے آگے بڑھا، کار کی ڈکی کھولی اور کارٹن اس میں رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے رہے، پھر ابھیت کے ساتھ سندھو جا بیٹھا۔ رونیت، آ تجھے اپنا گاؤں دکھاؤں، کل چھوڑ دوں گی یہاں، ہرپریت نے کہا تو وہ فوراً مان گئی۔ سندھو اور ابھیت چلے گئے تو یہ تینوں بھی بازار سے نکلے۔ ہرپریت کی خواہش تھی کہ وہ تھوڑی سی شاپنگ کر لے، اسی لیے گاڑی کا رخ مین مارکیٹ کی طرف کر دیا۔ وہ کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ وہ اسٹور سے باہر نکلے تو ان کی گاڑی کے پاس کچھ لوگ کھڑے دیکھ کر ہرپریت نے جسپال سے کہا، جسپال، وہ دیکھو، لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ اب یہاں تو کھڑے نہیں رہ سکتے، چل کر دیکھتے ہیں، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جسپال انہیں نظر انداز کرتا ہوا اپنی کار کے پاس گیا اور چابی سے دروازہ کھولنے لگا۔ تبھی مختلف عمر کے 8-10 لڑکے اس کی طرف بڑھے۔ وہ سارے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، جسپال سنگھ تیرا نام ہے اور تو اوگی میں رہتا ہے جو کینیڈا سے آیا ہے؟ میں جسپال سنگھ بھی ہوں اور اوگی میں بھی رہتا ہوں، میں ہی کینیڈا سے آیا، مگر لگتا ہے تم لوگوں کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی بات کرنے کی، اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ تو وہی طنزیہ انداز میں بولا، وہی تمیز تو سکھانے آئے ہیں تمہیں۔ اوئے، سیدھی بات کر اس سے، اگر مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے یہیں، ایک دوسرے لڑکے نے کہا۔ چل تو ہی کہہ دے، پہلے والے نے جسپال کو گھورتے ہوئے کہا۔ سنو جسپال، تو نے یہاں رہنا ہے تو سکون سے رہ، سیاست میں منہ مارنے کی ضرورت نہیں۔ تیرا ابھی ہم لوگوں سے پالا نہیں پڑا، بڑی کہانیاں سن لی ہیں تیری دلیری کی۔ اب اگر اوگی میں زندہ رہنا ہے تو اپنی اس معشوق سے شادی کر اور سکون سے رہ، دوسرے نے حقارت بھرے لہجے میں اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں تیری بات نہ مانوں تو؟ جسپال نے غراتے ہوئے کہا تو رونیت کور نے شاپنگ بیگ کار میں پھینکے اس لڑکے کا بازو پکڑ لیا جس نے انگلی اٹھائی تھی۔ اوئے، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پہلے میرے اس تھپڑ کا جواب دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ہرپریت بھی ماحول کو سمجھ چکی تھی، اس نے بھی بیگ پھینک دیے۔ اس نے پہلے کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ سبھی ایک دم سے حیران ہوئے اور ان تینوں پر پل پڑے۔ انہیں یقیناً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کن لوگوں سے بھیڑ بیٹھے ہیں۔ جو بھی ان کے نزدیک جاتا اس کی چیخ بلند ہو جاتی۔ جسپال کو اپنا پسٹل نکالنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ مارکیٹ میں ایک دم سے شور ہو گیا۔ ہرپریت اور رونیت کے لڑنے کا انداز ہی مختلف تھا۔
वो तीनों एकजुट होकर लड़ रहे थे। 3 या 4 मिनट में कई सारे जमीन बोस हो चुके थे। उन लड़कों को जब सब कुछ उल्टा पड़ता दिखाई दिया तो वो एकदम से भाग निकले। जसपाल ने उनके पीछे भागकर उन दो को पकड़ लिया जिन्होंने उससे इंतहाई बदतमीजी से बात की थी। उसने उन दोनों को कॉलर से पकड़ा और अपनी कार के पास लाकर सड़क पर दे मारा। फिर अपना पिस्टल निकाल कर बोला, बोलो किसने भेजा है तुम लोगों को? सरदार मान सिंह बाजवा ने, एक ने हकलाते हुए जवाब दिया। वो कौन है? जसपाल ने पूछा तो हरप्रीत ने कहा, हमारे दुश्मनों के खानदान ही का है। इस इलेक्शन में एमएलए का उम्मीदवार है। ओह! जसपाल फौरन समझ गया। ये रात सरदार वीर सिंह से मुलाकात का नतीजा था। उसने सड़क पर पड़े दोनों लड़कों के एक एक बाजू पर अपने पांव मारे तो उनकी बाजू की हड्डियां टूट गईं। उनकी तेज चीख फिजा में बुलंद हुई तो जसपाल ने उस लड़के की वही उंगली पकड़ी जो उसने दिखाते हुए धमकी दी थी। बता देना अपने उस बाजवा को, मैं तो कब से कोई नया दुश्मन तलाश कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसने उंगली मरोड़ कर तोड़ दी। लड़के की चीख फिजा में बुलंद हुई। तब उसने लड़के का हाथ छोड़ा और कार में जा बैठा। वो दोनों भी उसके साथ आ बैठीं, तो उसने कार आगे बढ़ा दी। मेरी तवक्को के मुताबिक मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर जो खबरें चल रही थीं, उसमें डकैती की वारदात में नामालूम अफराद ही बताए गए थे। पहली इमारत में गए लोगों का कोई जिक्र नहीं था और ना ही वहां के निज़ाम को जाम करने की कोई बात की गई थी। उन्होंने सारा जोर इसी पर दिया था कि दो सिक्योरिटी वाले मारे गए हैं और जो जख्मी थे उनकी तादाद बढ़कर बताई जा रही थी। नाश्ते की मेज पर जुनैद ने बताया कि उस कंपनी के मालिक सेठ नीला के फ़ोन पर बहुत ज़्यादा फ़ोन आए थे। उनमें मुल्की भी हैं और गैर मुल्की भी। कुछ देर तक उनकी छानबीन हो जाएगी। तुम लोग करना क्या चाहते हो? मैंने पूछा। ये महज एक वारदात नहीं है और हम कोई एक मकसद हासिल नहीं करना चाहते। अभी हम 4 सिमतों में बढ़ेंगे, अकबर ने पूरी संजीदगी से बताया। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पुलिस का वो ताकतवर बंदा जो खुलेआम जुआ करवाता है। उसे किसी न किसी तरह कानून के शिकंजे में लाना है ताकि पुलिस में मौजूद वो चेहरे बेनकाब हों जो इस किस्म के धंधों में बराह रास्त मुलविस हैं और उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्हें किसी का खौफ लाहक हो सकता है। अकबर ने वजाहत की। ये कैसे होगा? मैंने पूछा तो उसने कहा, उनकी मुखालिफ कुवत में यकीनन लोग मौजूद होंगे। वो कहते हैं ना, जब निज़ाम टूटता है तो ताकत सर उठाती है। उनके मुखालिफिन भी तो कुछ न कुछ ताकत रखते होंगे। वो लाजमन हरकत में आएंगे। दूसरा ये है कि सेठ नीला को ये बावर करवाया जाए कि ये सब कुछ उनके मुखालफीन ने करवाया है। जाहिर है इससे उनके दरमियान एक नई किस्म की मुखासमत शुरू हो जाएगी। मुमकिन है इससे वो एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत भी इस्तेमाल करें। इससे हालात में कशीदगी तो आएगी, लेकिन इससे उनकी ताकत के इलाके और तरीका कार समझ में आ जाएगा, जुनेद ने बताया। ये जो धंधा कर रही हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। हुंडी के जरिए रकम बाहर जाती है, जिससे मुल्क को नुकसान तो होता ही है। इससे चंद लोग अपनी ब्लैक मनी भी महफूज कर रहे हैं। ये ब्लैक मनी पाकिस्तानी अवाम का इस्तेहसाल है। मैंने देख लिया है कि वो कैसे धंधा करते हैं। उनका सारा सबूत मेरे पास है। ये सारे सबूत चंद डीवीडीज मुख्तलिफ इदारों को भेज दी जाएंगी और उन्हें मजबूर किया जाएगा कि इनको पकड़ा जाए। जोया ने जोश भरे लहजे में कहा, ये जो लूटी हुई दौलत है ये हमारे नए सेटअप के लिए काम आएगी। हमें अभी बहुत कुछ करना है। सलमान ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं चंद लम्हे सोचता रहा। वो सब एकदम से हलचल मचा देना चाहते थे। वो मुझे ही नहीं, रोही को भी ये बताना चाहते थे कि वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखें कि हमने अपना मुस्तकिल ठिकाना यहाँ नहीं बनाना। मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ। 2-4 दिन में ये सब खत्म करके तुम लोग वहीं आ जाना जहाँ मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैंने हतमी अंदाज में कहा। वो सब काफी हद तक मेरे इस फैसले को कबूल नहीं कर पाए। मैंने ये महसूस करते हुए उनसे पूछा, क्या मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? बात पसंद और नापसंद की नहीं। अब तो हमारा और तुम्हारा साथ एक है। ये हम अलग अलग कैसे? गीत ने पूछा। हमें सिर्फ यही नहीं करना है कि दौलत लूटते रहें और इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहें। हमें अपने वतन के लिए बहुत कुछ करना है। इसके लिए हम कहीं भी एक जगह मुस्तकिल नहीं रह सकते। मैंने उन्हें कहा, यह भी ठीक है, मगर हमारी हर जगह रसाई नहीं हो सकती। हमें अपने नेटवर्क के लिए ज़मीनी हकाइक जानने के लिए लोग तो चाहिए होंगे। महविश बोली तो एकदम से सुलेमान भी बोला, ओके, तुम जहां भी रहो,
हमारे राब्ते ही में रहोगे। कहाँ जाना है मैं बंदोबस्त कर दूं? मैं चला जाऊंगा, तुम लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैंने कहा और वहां से उठ गया। वो कराची की एक खुशगवार शाम थी जब मैं क्लिफ्टन के उस घर से निकला जो बिन कासिम बाग के पास था। दिन खत्म होने को था जब मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरा वहां से निकलना कर्नल सरफराज के साथ तय था। मेरे फोन के जवाब में एक शख्स नमूदार हुआ और सीधा मेरे पास आ गया। वो मुझे टिकट देकर पलट गया। मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया और लाउंज में आ बैठा। मुझे वहां बैठे चंद मिनट ही हुए थे कि बिल्कुल मेरे सामने वाली निशिस्त पर एक लड़की आकर बैठ गई। उसने स्याह जीन्स के साथ ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी। गले में लंबा सा स्याह रंग का स्कार्फ था। बॉय कट बालों के साथ उसकी गुलाफी आंखें मुझ पर मरकूज थीं। मुझे यूं लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा था, जबकि वो मुसलसल मेरे चेहरे पर देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर मौजूद शनासाई मुझे बेचैन कर रही थी। एकदम से मेरे अंदर सनसनी फैल गई। वो मुसलसल मेरी तरफ देखती जा रही थी। उसके होंठों पर जो धीमी सी मुस्कान खेल रही थी, मैं उसे कोई नाम नहीं दे पाया था। वो एकदम से मुझे जितनी पुरस्रार लगी थी, उसकी आंखों में उस कदर अपनायत भी छलक रही थी, जबकि मेरे अंदर बेचैनी उठना फितरी अमल था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उठूं और उसके पास जाकर पूछ लूं कि वो कौन है। शायद मैं ऐसा कर भी लेता, मगर उस वक्त बाहर जाने के लिए ऐलान होने लगा। मैं लाउंज से निकल गया। लाउंज से जहाज तक वो मेरी निगाहों से ओझल रही, लेकिन वो मेरे दिमाग से हट नहीं रही थी। मैं अपनी सीट पर आन बैठा और उसी के मुतल्लिक सोचने लगा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मैं चौंक गया। वो मेरे साथ आकर इत्मीनान से बैठ गई। मेरे अंदर एकदम से अलार्म बज उठा। मैं पूरी तरह मोहतात हो गया। तभी उसने मेरी तरफ देखकर हौले से कहा, लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। उसकी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। मैंने तब उसे गौर से देखा तो एकदम से मेरे जहन में आ गई, लेकिन शक अब भी था। सॉरी, क्या आपने मुझे कुछ कहा? मैंने इंतहाई मुहज्जब अंदाज में पूछा। जी, मैंने आप ही से कहा है, उसने फिर धीमी आवाज में ही कहा। लेकिन मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने यही चाहा कि वो खुद बताए, कहीं मेरा शक गलत ना हो जाए और मैं कोई गलत नाम ना ले बैठूं। मैं पुरएतमाद इसलिए भी हो गया था कि कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि तुम्हारे लिए इस सफर में एक सरप्राइज भी होगा। मैं समझ गया था ये सरप्राइज क्या हो सकता है। इसका यहाँ होना और मेरे साथ सफर करना किसी बड़े मामले का इशारा था। जरा तसव्वुर करो, मेरी आंखों पर मोटी सी ऐनक लगी हो, मैं अपनी उम्र से जरा बड़ी दिखाई दे रही हूँ, फिर तुम मेरे साथ किसी बाग में भी घूमे हो। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोली, मैं पहचान तो गया हूँ, लेकिन जरा सा शक अब भी है। अगर चाहो तो खुद बता दो, मैंने सुकून से कहा। तो वो जरा सा मुंह बसोरते हुए बोली, मैं नौतन कौर हूँ। अब पहचाना? हाँ, अब पहचान गया हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? और ये तुम बहुत हद तक बदल गई हो। जवान, खूबसूरत और पुरकशिश। यूं लगता है जैसे एक नई लड़की मेरे सामने आ गई हो। ये सब क्या है? मैंने तजस्सुस से पूछा। लाहौर पहुंच जाएं, फिर सुकून से बातें करेंगे। उसने एक अदा से कहा तो मुझे एक बार शक हुआ, जैसे ये नौतन कौर नहीं, कोई दूसरी लड़की मेरे साथ सफर कर रही है। मैंने सीट के साथ टेक लगा दी। लाहौर एयरपोर्ट से हम यूं बाहर आए जैसे हम दोनों में कोई अजनबियत नहीं है, बल्कि हम सफर हैं। बाहर टैक्सी मौजूद थी जिसका नंबर मुझे पहले ही से मालूम था। हम उसमें बैठ गए तो टैक्सी चल पड़ी। कुछ फासला तय किया था कि डैशबोर्ड पर पड़ा सेल फोन बज उठा। नौजवान ड्राइवर ने डैशबोर्ड पर पड़ा सेल फोन उठाकर मुझे देते हुए कहा, ये आपकी कॉल है। मैंने फोन पकड़ा तो दूसरी तरफ कर्नल सरफराज थे। मेरे सलाम करने पर उन्होंने खुशगवार लहजे में पूछा, हाँ, कैसा रहा सरप्राइज? पहले से काफी खूबसूरत है, लगता ही नहीं ये वही है जिसने मुझे बाग की सैर करवाई थी। मैंने हंसते हुए कहा तो वो बोले, ये भी मालूम हो जाएगा। खैर, कहना तुम्हें यह था कि ये मेहमान है, जैसे कहे वैसे करते जाना, इसके साथ तय है। और हाँ, ये फोन अपने पास ही रखना। ठीक है, मैंने कहा तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। जो थोड़ा बहुत शक था वो भी खत्म हो गया। टैक्सी ने हमें माल रोड पर मौजूद 5 स्टार होटल में छोड़ दिया। इस्तकबालिया पर भारतीय निजात बरतानवी खातून के नाम पर स्वीट बुक था, हमें वहां पहुंचा दिया गया। उसके बाद जब मैं फ्रेश होकर आया तो उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। सामने महंगी शराब की बोतल के साथ लवाजमात थे। एक गिलास में वो शराब डाले हल्के हल्के चुस्कियां ले रही थी।
میں نے उसके साथ सोफे पर बैठते हुए तबसरा किया, बहुत बदल गई हो नूतन। हाँ, मैंने फैसला करके बाकायदा प्लानिंग करके खुद को बदला है। ये कहकर उसने लंबा सा सिप लिया और यूं गोया हुई जैसे खुद पर काबू पाते हुए कह रही हो, जमाल, जब तुम चले गए तो मैंने बहुत सोचा। हम इतने दिन साथ रहे लेकिन तुमने मुझे औरत ही नहीं समझा, बल्कि मेरी बहुत सारी खामियों को भी नज़रअंदाज किया। वरना मैंने जिसके साथ भी काम किया, तन्हाई में उसकी पहली तरजीह मेरा जिस्म हुआ करती थी। जुर्म की उस दुनिया में एक औरत होने की वजह से तवाइफ बन जाने पर मैं मजबूर थी। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि मैं ताकतवर नहीं थी, किसी के सहारे चल रही थी। रकम थोड़ी होती या ज्यादा, उसके एवज जिंदगी को घसीटने पर मजबूर थी। तुमसे मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी, मुझे अपने होने का एहसास हुआ। मैंने ये काम ही छोड़ दिया। कोई 3 माह बाद बानीता कौर मेरे पास आई। मेरी उससे लंबी बात हुई, तब उसने मुझे अमृतसर छोड़ देने को कह दिया और मैंने छोड़ दिया। ये कहकर वो नया गिलास बनाने लगी। अमृतसर छोड़कर कहाँ गई? मुंबई। ये कहकर उसने गिलास से एक लंबा घूंट लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, तब से मैं वहां हूं। मैंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उस दिन से मैंने रकम का नहीं, ताकत का हसूल ही अपना मकसद बना लिया। अब ताकत भी है और दौलत भी। अब अगर मैं चाहूं तो अपने लिए वक्त गुजारी के लिए किसी लड़के को बुला लेती हूँ। कोई मेरी तरफ देखने की जुर्रत नहीं करता। इसके लिए मैंने कई लड़के पाले हुए हैं। ये कहकर वो सिप लेने के लिए रुकी तो मेरे जहन में कई सवाल आए, मगर ये सोचकर खामोश रहा कि इस मामले में ये वहीं की वहीं है। मुझे उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए। ये इसकी ज़ाती ज़िंदगी है। वो सिप लेकर बोली, जब पिछले दिनों तुम वहां थे तो मेरा बहुत दिल किया था तुम्हें मिलने को, मगर उस वक्त मैं पूना में फंसी हुई थी और तुम जोरदार सिंह के पास ठहरे भी तो ज़रा ही देर के लिए थे। जब तक मैं मुंबई आई तुम वहीं कहीं गायब हो चुके थे। मुझे दिली दुख हुआ था, लेकिन वाहे गुरु की मेहर से मुझे तुम्हारे पास यहाँ भेज दिया गया। किसने और क्यों? मैंने पूछा। जाहिर है जोरदार सिंह ने मुझे भेजा, मगर हमारा एक बड़ा नेटवर्क है। वो सिख धर्म ही के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे दूसरे काम भी हैं। सिर्फ मिशन से कुछ हासिल नहीं होता। अब बात यह है कि मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा गया? वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने कहा। तो ये तुम्हें बताना होगा कि तुम मुंबई में क्या चाहते हो और मैं या मेरा नेटवर्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। इस हवाले से मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं। जाहिर है इसमें दौलत के अलावा दूसरे मफादात भी होंगे। उसने वाज़िया तौर पर कहा तो मेरे मुंह से बे इख्तियार निकल गया, बहुत खूब, तुम तो बड़े काम की चीज़ बन गई हो। मुझे ज़ाती तौर पर तुम्हारे काम आकर बहुत खुशी होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अभी खाना खाते हैं फिर करते हैं बात, मैंने कहा और उठकर बाहर टेरेस की जानिब बढ़ गया। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि दुनिया में अपने मफादात और मकासद के हसूल के लिए बहुत कुछ हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपना हदफ हासिल करने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाती हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई ऐसी सोच होती है और आखिरकार बात वहीं उस लकीर पर आकर रुकती है कि कौन इंसानियत के साथ है और कौन इबलीसियत का पैरोकार है। इसके लिए जराइम की दुनिया को भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त मुझे लग रहा था कि जैसे अंडरवर्ल्ड में भी छोटी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं और वो सारी दुनिया में फैल चुकी हैं। बेशक उसमें भी बड़ी और छोटी मछलियां ज़रूर होंगी जो अपने मफाद के लिए काम करती हैं और उसे बिजनेस का नाम दे दिया गया है।